नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अभिनंदन और बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। उम्मीद है कि शानदार और मस्त होंगे आप। टॉपिक हमारा भूगोल का है और आज से भूगोल का टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। भूगोल की बिल्कुल निःशुल्क आपको भारतीय भूगोल यानी कि इंडियन ज्योग्राफी की निःशुल्क आपको क्लास मिलेंगी। ये पहली क्लास है, पहली क्लास को अच्छे से समझिएगा और इसके क्वेश्चन पेपर भी कराया करेंगे। इस टॉपिक को पूरा पढ़ने के बाद अगले दिन आपको इसका प्रैक्टिस वाले सभी क्वेश्चंस भी कराया करेंगे अगली क्लास में। इस तरीके से पूरे इंडियन ज्योग्राफी को खत्म कराएंगे। कोर्स बिल्कुल निःशुल्क है, हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप हमारे साथ किसी भी अपडेट के लिए, करंट अफेयर से संबंधित हिंदी की क्लासेस और भी बहुत सारी जो क्लासेस हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको मिलती रहेंगी, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जुड़िएगा। तो टॉपिक हमारा भूगोल का है, ये आप मानचित्र देख रहे हैं। तो पहला टॉपिक है भारतीय भूगोल का, इंडियन ज्योग्राफी का। और ज्योग्राफी में हम बात करेंगे बेटा बेसिक भौगोलिक स्थिति की। देखो ये हेडिंग है आपके सामने, आप समझ सकते हैं। भारत की अवस्थिति के बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले भारत की स्थिति क्या है, तो ये देखिए भारत का मानचित्र मेरे भाई आपके सामने। तो प्रश्न आ जाता है कि भाई भारत की जो हमारा देश है भारत, तो उसकी स्थिति कैसी है। तो उसकी स्थिति क्या है, देखो आप यहाँ पढ़ लीजिए। भारत की आकृति जो है वो चतुष्कोणीय आकृति है। कैसी आकृति है मेरे भाई, चतुष्कोणीय आकृति है भारत की जो आकृति है। अब चतुष्कोणीय आकृति किसे कहते हैं, आप जो ये पूरा देख ही रहे हैं। इस तरीके से ये डिजाइन है हमारा मानचित्र। इस तरीके से अगर मैं यहाँ करूंगा, इस तरीके से ये पूरा का पूरा आप जो देख रहे हैं ये मानचित्र का जी पूरी डिजाइन है। इसी को क्या बोलते हैं, इसी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय बेटा आकृति कहा जाता है। इसी आकृति को चतुष्कोणीय आकृति कहा जाता है। ठीक है, ये पूरा का पूरा जो मानचित्र आप देख रहे हैं, इसी आकृति को क्या बोलते हैं, चतुष्कोणीय आकृति में स्थापित है हमारा भारत। तो भारत की जो आकृति है मेरे भाई वो कैसी है, चतुष्कोणीय आकृति है। नंबर एक बात है ना, आप समझ गए होंगे। दूसरा पॉइंट देखिए, अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि से भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है मेरे भाई, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। अक्षांशीय दृष्टि क्या होता है, ऐसे समझ लीजिए। इस तरीके से देखिए, आपको पूरा समझाता हूं बेसिक से। अक्षांशीय दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का हिस्सा है। ठीक है, अब देखिए बीचों बीच से, भारत के बीचों बीच से, इसे हटा देते हैं, दूसरी स्याही लेते हैं आपको समझाने के लिए। देखिए ये बीचों बीच से एक भूमध्य रेखा है जो पृथ्वी को दो हिस्सों में काटती है, यानी कि दो गोलार्धों में, दो बराबर गोलार्धों में पृथ्वी को काटती है। एक रेखा जो खींची गई है, काल्पनिक रेखा। ठीक है, अब ये उत्तरी गोलार्ध हो गया और ये दक्षिणी गोलार्ध। तो प्रश्न है कि भारत कौन से गोलार्ध में स्थित है, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तथा देशांतर की दृष्टि से भारत पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। देशांतर की दृष्टि से भारत कहां पे स्थित है बेटा, पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो पहले अक्षांशीय समझ लेते हैं। तो देखिए ये है आपका उत्तरी गोलार्ध। ये कौन सा हिस्सा है, ऊपर वाला उत्तरी वाला, ऐसे बोलेंगे बेटा उत्तरी गोलार्ध। कौन सा गोलार्ध बोलेंगे, उत्तरी गोलार्ध बोलेंगे इसको। ठीक है, और इसे बोलेंगे दक्षिणी गोलार्ध। ये कौन सा हिस्सा हो गया, दक्षिणी गोलार्ध हो गया मेरे भाई, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया। तो जो भारत स्थित है मेरे भाई, जो भारत की जो स्थिति है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। भारत जो स्थित है वो उत्तरी गोलार्ध का देश है। भारत की स्थिति है उत्तर में, यानी कि यहाँ कहीं भारत की स्थिति है। तो ये मैंने आपको बनाने की कोशिश करी है, बताने की कोशिश करी है, भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है। इस तरीके से भारत की स्थिति है यहाँ पर। तो अक्षांश की दृष्टि से कहाँ है भारत, उत्तरी गोलार्ध में स्थित है अक्षांश की दृष्टि से, है ना। ये जो रेखा होती है बेटा, ये कौन सी रेखा होती है, अक्षांशीय रेखा होती है। इन सभी को अक्षांशीय काल्पनिक रेखा बोलते हैं। कौन सी रेखा होती है, अक्षांशीय काल्पनिक रेखा होती है। ये सभी जो ग्लोब पर खींची गई हैं, कहाँ खींची गई हैं, ग्लोब पर खींची गई हैं। तो अक्षांश की दृष्टि से हमारा देश है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, यानी कि भूमध्य रेखा के या इस जीरो रेखा के ऊपर स्थित है, उत्तर में स्थित है। ठीक है, तो कहां पे स्थित है भारत, उत्तरी गोलार्ध में। अब दूसरा पॉइंट है यहाँ, देशांतर की दृष्टि से पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कौन सी दृष्टि से है, देशांतर की दृष्टि से। देशांतर होती है एक मानक समय रेखा ज्ञात करने की रेखा कहलाती है, देशांतर रेखा है। ठीक है, कौन सी रेखा कहलाती है, मानक समय। तो इस तरफ मैं आपको बना करके दिखा देता हूं, देशांतर की दृष्टि से। जैसे यहां समझ लीजिए,
इस तरीके से बीचों बीच में एक रेखा खींची गई है, तो ये होती है देशांतर रेखा। इस तरीके से ये कौन सी रेखा खींची जाती है? देशांतर रेखा होती है बेटा। इन रेखाओं को देशांतर रेखा कहते हैं। ये जीरो रेखा मान के चलो, है ना। ये लंदन से खींची गई है, जीएमटी से एक सम्मेलन हुआ था, तो उसके बाद तय किया गया था। ये सभी काल्पनिक रेखाएं होती हैं जो कि पृथ्वी पर या ग्लोब पर आपको दिखेंगी नहीं, सिर्फ इनसे आकलन करते हैं स्थिति का, स्थिति के बारे में पता लगाते हैं सिर्फ, है ना। काल्पनिक रेखाएं, ये अक्षांश भी काल्पनिक रेखाएं, अक्षांशीय दृष्टि से उत्तर में और देशांतरीय दृष्टि से कहां पे? भारत पूर्व में स्थित है। तो देखो देशांतर की दृष्टि से जो भारत की स्थिति है मेरे भाई, ये जीएमटी रेखा है। इस तरफ के देशों की तरफ आएंगे तो ये कौन से देश हो गए? आपके पश्चिमी देश हो गए ये, और इस तरफ के देश हो गए आपके पूर्वी देश हो गए। ठीक है, कौन से देश हो गए? पूर्वी। तो भारत की जो स्थिति है देशांतर की दृष्टि से, भारत की स्थिति यहां पर है कहीं, तो भारत की जो स्थिति है वो कहां पर है? पूर्वी देशांतर में स्थित है। हमारा देश जो स्थित है वो कहां पर है? पूर्वी देशांतर में स्थित है, देशांतर के हिसाब से बेटा, ठीक है। और अक्षांश के हिसाब से उत्तर में स्थित है। तो ये दोनों क्लियर हैं आपके। ये अक्षांशीय रेखा हो गई और ये देशांतरीय रेखा हो गई। इनका एक टॉपिक लेकर के आएंगे अलग से, वो आपको समझाएंगे, लेकिन सिर्फ आपको अभी भारत की कंडीशंस बता रहे हैं। सिर्फ आपको क्या बता रहे हैं बेटा? भारत की कंडीशंस, ठीक है। तो ये आप समझ गए होंगे। अब इसे मैं हटा देता हूं क्योंकि और भी चीजें बतानी है, ठीक है बेटा। तो ये दोनों गोलार्धों में स्थित है। अब आगे देखिए, भारत में उत्तर से दक्षिण का विस्तार 3214 किलोमीटर है। उत्तर से दक्षिण। अब उत्तर से दक्षिण में आएंगे, उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो कितना किलोमीटर का विस्तार है? 3234 किलोमीटर का विस्तार है। 3234 किलोमीटर का विस्तार है बेटा। कितना विस्तार है? 3234 किलोमीटर का। उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो मान लीजिए श्रीनगर से कहां पर आएंगे? कन्याकुमारी तक आएंगे तो 3234 किलोमीटर चलना पड़ेगा आपको। ये विस्तार है, ठीक है। अगला है, तथा पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है बेटा वो 2933 किलोमीटर का है, और दोनों के बीच 281 किलोमीटर का अंतर है। दोनों के बीच कितना अंतर है? 281 किलोमीटर का अंतर है बेटा दोनों के बीच। पूर्व से पश्चिम में 2933, पूर्व से पश्चिम में। अब यहां से गुजरात से चलेंगे, दूसरा पेंसिल ले लेते हैं आपको दर्शाने के लिए। जैसे गुजरात से चलेंगे तो इस तरीके से ये चलेंगे तो अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेंगे, ठीक है। कहां तक पहुंचेंगे बेटा? अरुणाचल प्रदेश तक। अरुणाचल प्रदेश तक पहुंचेंगे तो वहां तक जो विस्तार है बेटा वो कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर का विस्तार है। कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर का विस्तार है। 2933 किलोमीटर का विस्तार है, ठीक है बेटा। पूर्व से पश्चिम की तरफ जब चलेंगे तो 2933 किलोमीटर का विस्तार है, और उत्तर से दक्षिण में आएंगे तो 3234 किलोमीटर का विस्तार है। ये भारत का विस्तार है, ठीक है। और इन दोनों में अगर देखेंगे तो 281 किलोमीटर का अंतर है। इन दोनों में यदि हम देखेंगे तो इन दोनों दूरियों में देखेंगे तो 281 किलोमीटर का क्या बेटा? अंतर है। 281 किलोमीटर का अंतर है दोनों दूरियों में, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण की दूरी, ठीक है सर। और हमारे एक सर भी हैं जो दूरी नाप करके आए बहुत दूर से, बिल्कुल समझ लीजिए श्रीनगर से आए कन्याकुमारी तक, यहाँ स्टूडियो में है हमारे पास इस समय है, ठीक है बेटा। तो 281 किलोमीटर का अंतर है। स्वागत है सर आपका। अगला पॉइंट है, भारत की जो जलवायु है बेटा वो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु है। भारत की जो जलवायु है बेटा वो कैसी जलवायु है? मानसूनी जलवायु। भारत की जो बेटा जलवायु है इसको याद रखना, वो कैसी है? मानसूनी, यानी कि मानसून पर आधारित जलवायु है, क्लाइमेट है हमारे देश की, भारत की। कोई दिक्कत जहां तक हो तो आप बताइएगा, जहां तक आपकी कोई दिक्कत समस्या हो तो बताइएगा। अक्षांश की दृष्टि से भारत उत्तरी गोलार्ध का देश है, ये मैं बता चुका हूं। अक्षांश की दृष्टि से भारत कौन सी स्थिति में पड़ेगा? उत्तरी गोलार्ध में। और देशांतर की दृष्टि से भारत की जो स्थिति है बेटा, देशांतर की दृष्टि से वो भारत की जो स्थिति है वो कहां है बेटा? पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहां तक कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्षेत्रफल के बारे में बात कर लेते हैं। अब बात कर लेंगे क्षेत्रफल के बारे में। देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में 7वां स्थान है।
कौन सा स्थान है? 7वां स्थान है मेरे भाई क्षेत्रफल की दृष्टि से। पूरे विश्व भर में जो भारत की स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से, वो कौन से स्थान पर बेटा? 7वें स्थान पर है। विश्व में भारत 7वां स्थान, क्षेत्रफल की दृष्टि से 7वें स्थान पर है विश्व में भारत। ठीक है बेटा। और विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.42% है। कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.42% है विश्व के कुल क्षेत्रफल का भारत के भीतर। ठीक है। अब भारत से बड़े जो विश्व भर के देश हैं उन्हें देख लेते हैं, कौन कौन से देश हैं। देखिए, सबसे बड़ा देश रूस है क्षेत्रफल के आधार पर, दूसरा कनाडा, तीसरा चीन, चौथा अमेरिका, पांचवा ब्राजील, छठा ऑस्ट्रेलिया, 7वें स्थान पर आता है भारत। कौन से स्थान पे आता है? 7वें स्थान पे आता है भारत। तो भारत क्षेत्रफल के आधार पर 7वां दुनिया का सबसे बड़ा देश है। और 8वां देश है अर्जेंटीना। 8वां देश कौन सा है? अर्जेंटीना। तो बेटा भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा ये वाले प्रश्न पूछे जाते हैं यहां से। भारत का क्षेत्रफल बताइए कितना है? तो भारत का क्षेत्रफल कितना बेटा? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। ठीक है बेटा। विश्व के कितने क्षेत्रफल का प्रतिशत है? 2.4। विश्व का इतना क्षेत्रफल भारत में स्थित है, 2.42%। ठीक है। और विश्व की जनसंख्या की बात कर लेते हैं बेटा। विश्व की जनसंख्या की अगर बात कर लें तो विश्व की जनसंख्या का लगभग कितना प्रतिशत भारत में रहता है? लगभग 16.5%। 16.5% जनसंख्या भारत में निवास करती है। विश्व की जनसंख्या का, विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है। किसकी बेटा? विश्व की जनसंख्या का भारत में निवास करती है 16.5%, है ना। और इस समय आप जानते हैं विश्व में जनसंख्या में पहले स्थान पर है। विश्व में भारत कौन से स्थान पर है? पहले स्थान पर है। विश्व में पहले स्थान पर है भारत, जनसंख्या के हिसाब से पहले स्थान पर है। तो भारत कौन से स्थान पर है मेरे भाई? क्षेत्रफल के आधार पर 7वें स्थान पर है भारत। रट लेना बेटा, एक एक रटा दूंगा, चिंता ना करें। बिल्कुल निःशुल्क जुड़िए हमारे साथ, निःशुल्क पढ़ने के लिए जुड़िए। इसकी प्रैक्टिस भी आपको कराएंगे, एक एक पॉइंट आपको रटा दिया जाएगा बेटा, दिक्कत नहीं आएगी, चिंता नहीं करनी है। और 8वें स्थान पर कौन सा है? अर्जेंटीना है बेटा। ठीक है, आप समझ गए होंगे। और कोई भी दिक्कत हो तो बताइएगा। अब नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए आगे थोड़ा सा तुलना लिखी है जी हमने। भारत का क्षेत्रफल यूरोप के लगभग बराबर है। यूरोप जो महाद्वीप है बेटा, जितना यूरोप महाद्वीप का क्षेत्रफल है उसके बराबर है भारत का क्षेत्रफल। यूरोप के बराबर है, यूरोप महाद्वीप के। और कनाडा का 1/3 है, तथा जापान का 8 गुना है। जापान का कितना है? 8 गुना है। जितना जापान है उसके 8 गुना क्षेत्रफल है बेटा भारत के भीतर। जापान के क्षेत्रफल का 8 गुना क्षेत्रफल है भारत का, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर वाला जो क्षेत्रफल है। ठीक है, ये आपको बता दिया। आगे देखते हैं, भारत का क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य कौन सा है गुरुजी? सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। क्षेत्रफल के आधार पर 3,42,239 वर्ग किलोमीटर है। कितना है? वर्ग किलोमीटर। और भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है बेटा? गोवा है। 3702 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल है। सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा राज्य कौन सा बेटा? क्षेत्रफल के आधार पर राजस्थान है सबसे बड़ा राज्य। तो राजस्थान की स्थिति कहां है आप जानते ही हैं। राजस्थान की ये वाली स्थिति है, इस तरफ गुजरात से ऊपर है बेटा। ये गुजरात से ऊपर राजस्थान की स्थिति है। कौन से राज्य की स्थिति है? जो राजस्थान की स्थिति है, गुजरात से ऊपर। और अगर गोवा के बारे में बात करें तो बेटा गोवा सबसे छोटा राज्य है। तो देखो ये गुजरात है, यहाँ से महाराष्ट्र होता है, महाराष्ट्र के बाद यहाँ कहीं गोवा की स्थिति आती है। तो यहाँ कहीं गोवा की स्थिति आती है मेरे भाई। ठीक है, तो गोवा सबसे छोटा और राजस्थान क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा राज्य है। और गोवा सबसे छोटा राज्य है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर ये राजस्थान का क्षेत्रफल है। ठीक है, कितना है इस तरफ लिख देता हूं एक बार, आपको याद रहेगा। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, 239 वर्ग किलोमीटर। गोवा का 3702, और गोवा का कितना है? 3702 वर्ग किलोमीटर। ये भारत का सबसे छोटा राज्य है और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है क्षेत्रफल के आधार पर। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। नेक्स्ट देखो, क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 5 सबसे बड़े राज्य।
क्षेत्रफल के आधार पर भारत के 5 सबसे बड़े राज्यों की बात करते हैं बेटा। क्या के आधार पर? क्षेत्रफल के आधार पर 5 सबसे बड़े राज्य भारत के। क्षेत्रफल के आधार पर देखिए 5 सबसे बड़े राज्यों को देख लेते हैं। 5 सबसे बड़े राज्य भारत के, ये प्रश्न बहुत आता है। सबसे बड़ा राज्य राजस्थान, दूसरा मध्य प्रदेश, तीसरा महाराष्ट्र, चौथा उत्तर प्रदेश और पांचवा गुजरात है। क्षेत्रफल के आधार पर ये बेटा, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य हैं भारत के। किस आधार पर मेरे भाई? क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य हैं, है ना। और कोई दिक्कत हो तो पूछिएगा। क्षेत्रफल के आधार पर भारत के सबसे बड़े राज्य, ठीक है। सबसे बड़े राज्य आपके सामने हैं। आप चाहेंगे तो मानचित्र में भी राजस्थान, राजस्थान की बात करें तो राजस्थान, जैसा कि मैंने बताया था, राजस्थान का हिस्सा ये वाला है। ये वाला कौन सा राज्य हो गया आपका? राजस्थान हो गया, ठीक है। राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की जो स्थिति है वो कहाँ है? बीच बीच में बिल्कुल। ये यहाँ पे आपका एमपी हो गया। एमपी दूसरे स्थान पे। तीसरा है आपका महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की स्थिति यहाँ पे है आपकी, ये एमएच हो गया, महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र की स्थिति यहाँ पे है। महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश, ये आपका उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर अगर बात करें तो ये यूपी का हिस्सा है, ये यूपी का हिस्सा है। और यूपी के बाद है गुजरात, ये गुजरात हो गया आपका। ये कौन सा हो गया आपका? गुजरात हो गया, ये गुजरात हो गया। तो ये 5 राज्य हो गए जो किसके आधार पर हैं बेटा? जो क्षेत्रफल के आधार पर हैं। एमपी, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। 5 राज्य भारत के जो क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़े राज्य हैं, है ना। आप उत्तर प्रदेश तक याद रखिए, क्योंकि यूपी तक बहुत प्रश्न पूछा ही जाता है। उत्तर प्रदेश कौन सा है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, यूपी के अंदर ही क्वेश्चन आता है, तो चौथे स्थान पर है। कौन से स्थान पर? क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश चौथे स्थान पर है। और जनसंख्या की बेटा बात करें तो जनसंख्या के आधार पर पहला राज्य है। जनसंख्या के आधार पर भारत का पहला राज्य है, ठीक है। और 2011 में बेटा जो जनगणना के आंकड़े आए थे उसमें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या थी वो 19 करोड़ से अधिक थी। 19 करोड़ से अधिक थी 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश के भीतर। तो ये 5 राज्यों को याद रखिएगा। कोई दिक्कत, शक, समस्या कहीं पे लगी हो तो आप बताइएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट चलते हैं, भौगोलिक विस्तार की बात कर लेते हैं। देखिए भौगोलिक विस्तार भारत का, है ना। देखिए भारत के मुख्य स्थलीय भूभाग का स्थलीय अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक है। 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट तक ये अक्षांशीय विस्तार है बेटा। अक्षांशीय मैंने बताया था, अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांशीय मैंने बताया था, अक्षांश में किस तरीके की रेखा होती है हमारे ग्लोब में? ये वाली जो बेटा रेखा होती है, इनको क्या बोलते हैं? इन काल्पनिक रेखाओं को अक्षांशीय रेखा होती है। ये कौन सी रेखा होती है मेरे भाई? अक्षांशीय। तो भारत का जो विस्तार है अक्षांशीय रेखा के हिसाब से वो 8 डिग्री 4 से, यहां से ये दक्षिण में है, 8 डिग्री 4 से लेकर 8 डिग्री 4 से ये दक्षिण में है, तमिलनाडु में। अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री 4 यहां पर है। 8 डिग्री 4 से लेकर 37 डिग्री 6 तक अक्षांशीय विस्तार है। 37 डिग्री 6 आपका कश्मीर में स्थित है अक्षांशीय विस्तार। और 8 डिग्री 4 देशांतरीय विस्तार कहां पे बेटा? तमिलनाडु में स्थित है, दक्षिण में स्थित है। यानी कि 8 डिग्री 4 से लेकर के भारत कहां तक है? 37 डिग्री 6 तक है। ये आप क्लियर कर लीजिए। ये वाला जो विस्तार है ये बेटा कहां पे है? ये कश्मीर में है। ये कश्मीर तक है विस्तार। 37 डिग्री 6 विस्तार कश्मीर में और 8 डिग्री 4 विस्तार कहां पे? दक्षिण भारत में। कौन से भारत में? दक्षिण भारत में है, ठीक है बेटा। उत्तरी अक्षांश तक विस्तार है, इसे उत्तरी अक्षांश का ही विस्तार कहते हैं। 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री 6 तक उत्तरीय अक्षांश का विस्तार है, ठीक है बेटा। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा, इसको रट लीजिएगा। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत का विस्तार बताइए, तो 8 डिग्री 4 उत्तर से 37 डिग्री 6 उत्तर तक ही है। भूमध्य रेखा के हिसाब से उत्तर में है, क्योंकि भारत कौन से गोलार्ध में बेटा? उत्तरी गोलार्ध में स्थित है भारत। भारत हमारा देश उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है। अगला देखिए, अगला देखिए, अगला देशांतरीय जो विस्तार है। अगला कौन सा विस्तार है बेटा? देशांतरीय विस्तार है अगला। तो इस देशांतरीय वाले विस्तार को भी देख लीजिए आगे। सबसे पूर्वी अरुणाचल प्रदेश में बात करेंगे, है ना। तो देखिए 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर के मध्य में है भारत का दक्षिणतम बिंदु। इंदिरा पॉइंट 6 डिग्री 4 मिनट के देशांतर पर स्थित है।
6 डिग्री है जे। देखिए जो इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु बेटा, जे आप जानती हैं इंदिरा पॉइंट है भारत का दक्षिणतम बिंदु। और इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है बेटा? ग्रेट निकोबार में। इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है मेरे भाई? ग्रेट निकोबार में स्थित है। कौन से विस्तार पर स्थित है इंदिरा पॉइंट? इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जाना जाता है? पार्सन पॉइंट। पार्सन पॉइंट कहा जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। और क्या बोला जाता है इसको? पिग्मेलियन पॉइंट कहा जाता है। तो इसका विस्तार, इंदिरा पॉइंट कौन से विस्तार पर स्थित है? तो इंदिरा पॉइंट स्थित है आपका 8 डिग्री 4 मिनट, 8 डिग्री 4 मिनट के विस्तार पर स्थित है, अक्षांशीय विस्तार पर स्थित है। पार्सन पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट, किसी भी नाम से आप जान सकते हैं, इसको किसी भी नाम से जाना जा सकता है। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 68 डिग्री 7 मिनट से। तो 68 डिग्री 7 मिनट, 68 डिग्री 7 मिनट कहां पे है? यहां पे है। 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के जो विस्तार है मेरे भाई, वो विस्तार यहां तक गया है, और जहां तक है 97 डिग्री 25, 97 डिग्री 25 मिनट तक विस्तार गया है। ये दोनों अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार है बेटा। ये कौन से हैं? देशांतरीय विस्तार है जी हमारा। ये मैंने आपको बताया, ये देशांतरीय विस्तार के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट तक देशांतरीय विस्तार है। कौन सा विस्तार है मेरे भाई? ये देशांतरीय विस्तार है भारत का, देशांतरीय विस्तार भारत का, यानी कि समय का विस्तार है भारत का। कौन सा विस्तार है? समय वाला विस्तार है भारत का। इसका ही एक क्लास अलग से लेकर के आएंगे तो उसमें बताएंगे आपको, है ना। इसे मैं यहाँ से थोड़ा सा हटा दूं और भी समझाना है आपको। तो इसे देशांतरीय विस्तार कहते हैं, यानी कि आप ऐसे समझिए, एक मानक समय रेखा है, वो हमारे गुजरात से होकर के जाती है। तो गुजरात से जो मानक समय रेखा जा रही है वो 68 डिग्री 7 मिनट से होकर के जा रही है। और एक मानक समय रेखा है वो हमारे अरुणाचल प्रदेश से होकर के निकलती है, और जो अरुणाचल प्रदेश से होकर के निकलती है वो 97 डिग्री 25 मिनट से होकर के निकलती है। ये दो मानक समय रेखा हो गई मेरे भाई। समझ गए आप? कोई दिक्कत? कमेंट करिए दिक्कत हो तो। 68 डिग्री 7 मिनट की जो देशांतरीय रेखा है वो गुजरात से जाती है। कौन से राज्य से जाती है? गुजरात से। और 97 डिग्री 25 मिनट की देशांतरीय रेखा जाती है अरुणाचल प्रदेश से। आपको सामने दिख रहा है जी, अरुणाचल का हिस्सा है, ये गुजरात का हिस्सा है मानचित्र में। और जो भारत का मानक समय अपनाया गया है मेरे भाई, जो भारत का मानक समय अपनाया गया है वो भारत का मानक समय यहां से अपनाया गया है। और भारत का मानक समय कितना है? 82 सही पूर्वी देशांतर, 82.5 पूर्वी देशांतर भारत का मानक समय है। 82.5 पूर्वी देशांतर। दोबारा लिखते हैं, गुरुजी ने देख लिया मेरी तरफ तो वो गड़बड़ हो गया। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, ये भारत का मानक समय है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि भारत से मुख्य जो रेखाएं जा रही हैं वो कितनी है? अब आप समझे होंगे, 3 देशांतर रेखाएं प्रमुख। भारत की पश्चिमी देशांतर रेखा 68 डिग्री 7 मिनट, भारत का मानक समय बेटा इसको अपनाया है हमारे देश ने, यही मानक समय वैलिड है, इसी से समय निर्धारित होता है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, जो कि इलाहाबाद के नैनी से अपनाया गया है। इलाहाबाद के नैनी से या मिर्जापुर से अपनाया गया, मिर्जापुर भी पढ़ लेते हैं। और ये अरुणाचल प्रदेश में 97 डिग्री 25 मिनट। तो समझ गए आप, मोटा मोटी तौर पर ये 3 देशांतर रेखाओं का हम कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक जो देशांतर रेखा खींची गई है भारत के भीतर, वो लगभग 30 देशांतर रेखाएं। कितनी है बेटा? 30 देशांतर रेखाएं, यानी कि 2 घंटे का अंतर आ जाता है दोनों राज्यों में। कितने घंटे का? एक अलग टॉपिक लाऊंगा मानक समय रेखा पे, तो वहां समझाऊंगा, अभी शॉर्ट में समझ लो। 2 घंटे का अंतर आता है आपका गुजरात से अरुणाचल तक। तो यहाँ सूर्य 5 बजे निकलता है तो सूर्य देवता गुजरात में 7 बजे दर्शन होता है। कितने बजे? 7 बजे दर्शन होते हैं सूर्य देवता के। कोई दिक्कत हो पूछिएगा, बताइएगा भाई साहब, मैसेज कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा अपने। ठीक है, अब अगला देखिए, अगला प्रश्न है कर्क रेखा वाला। कौन सा है बेटा? कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के मध्य से होकर गुजरती है, और कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर जाती है। कितने राज्यों से होकर के जाती है कर्क रेखा? भारत के 8 राज्यों से होकर के जाती है। भारत के 8 राज्यों से होकर के आपकी कौन सी रेखा जाती है मेरे भाई? कर्क रेखा जाती है 8 राज्यों से होकर के। और ये 8 राज्य आपको याद करने हैं। कौन कौन से 8 राज्य हैं समझ लीजिए। मिजोरम, त्रिपुरा, बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। कर्क रेखा इस तरीके से यहां से निकलती है, ये कर्क रेखा इस हिस्से से इस तरीके से कर्क रेखा जाती है। और कितने राज्यों से बेटा? 8 राज्यों से। 8 राज्यों से सबसे पहले कौन से राज्य हैं? मिजोरम और त्रिपुरा। यहां से शुरू होती है, यहां से सबसे पहले देखिए मिजोरम राज्य है। यहाँ पे कौन सा राज्य है बेटा? मिजोरम। मिजोरम के बाद कौन सा राज्य है? यहाँ पे त्रिपुरा है बेटा। मिजोरम के बाद कौन सा राज्य आ जाता है? त्रिपुरा आ जाता है। और त्रिपुरा के बाद कौन सा आ जाएगा बेटा? बंगाल आ जाएगा। बांग्लादेश को नहीं लेंगे, कौन सा आ जाएगा? बंगाल, है ना। और बंगाल के बाद कौन सा राज्य आ जाएगा? झारखंड। बंगाल के बाद है आपका झारखंड। और झारखंड के बाद बेटा कौन सा है? छत्तीसगढ़। ये शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, छत्तीसगढ़। और छत्तीसगढ़ के बाद है आपका एमपी बीच में, एमपी से। और एमपी के बाद है आपका राजस्थान। राजस्थान का थोड़ा सा हिस्सा है, बांसवाड़ा जिले से निकलती है। और उसके बाद आपको पता ही है गुजरात है। उसके बाद कौन सा है? गुजरात। ये 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा निकलती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के कर्क रेखा जाती है। और ये कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा? कर्क रेखा की बेटा बात करें तो कर्क रेखा जो स्थित है, ये स्थित है 23 डिग्री, 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा। 23.5 डिग्री, ये डिग्री है बेटा, ये क्या है? 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है कर्क रेखा। पूछा जाए कि कितने अक्षांश पर स्थित है? जो भारत को 2 बराबर भागों में काटती है, तो भारत को 2 बराबर भागों में कर्क रेखा काटती है, जो कि 23.5 डिग्री अक्षांश पर स्थित है, जो 8 राज्यों से होकर के जाती है। कितने राज्यों से? 8 राज्यों से होकर के जाती है, ठीक है। और ये अंतिम राज्य गुजरात, और सबसे पहला राज्य है यहाँ पे मिजोरम। सबसे पहला राज्य कौन सा है? मिजोरम। प्रश्न कई बार कर्क रेखा से बनते हैं, वो प्रश्न वाली जो क्लास है, इस पहले टॉपिक की प्रश्नों वाली जो क्लास बेटा जो कराएंगे हम आपको, वो कराएंगे दूसरी क्लास। एक टॉपिक पढ़ाएंगे डिटेल में, फिर उसके सारे क्वेश्चन कराएंगे जो अभी तक एग्जाम्स में पूछे गए। इस पैटर्न पे ये बेटा हमारी क्लासेस चलेंगी। कोई दिक्कत अगर कहीं पर लगी हो तो पूछेगा। तो इन 8 राज्यों को आप पढ़ लीजिएगा, 23.5 डिग्री पर जो स्थित है। और सबसे ज्यादा लंबाई में एमपी से, सबसे ज्यादा लंबाई में जो कर्क रेखा कौन से राज्य से निकलती है? एमपी से। एमपी से निकलती है। अगर झारखंड की बात करें तो झारखंड की राजधानी रांची बिल्कुल कर्क रेखा पर ही स्थित है। रांची कहाँ स्थित है बेटा? बिल्कुल कर्क रेखा पर स्थित है, अगर बात करें तो, है ना। और भोपाल भी, एमपी की राजधानी भोपाल भी कहाँ पे स्थित है? कर्क रेखा पर स्थित है। एमपी की राजधानी भोपाल भी कहाँ पे बेटा? कर्क रेखा पर स्थित है, ठीक है। इस तरीके से आप पढ़ लीजिएगा। कोई दिक्कत समस्या हो तो आप पूछिएगा बेटा, ये टॉपिक डेली आपको मिलेगा। आगे बात करते हैं भारत की स्थलीय सीमा की। अगला पॉइंट है हमारा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर तथा भारत की मुख्य भूमि की तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। समुद्र को छोड़ करके जो स्थलीय सीमा वाला जो हिस्सा है हमारा, स्थलीय सीमा वाला जो हिस्सा है, समुद्र को यदि हम छोड़ दें और स्थलीय स्थल को देखते हैं, यानी कि लैंड को देखते हैं, भूमि को देखते हैं, समुद्र को छोड़ करके, तो स्थलीय पूरे पार्ट को अगर हम काउंट करते हैं तो स्थलीय सीमा की जो लंबाई है वो कितनी है? 15,200 किलोमीटर। स्थलीय सीमा वाली, स्थलीय सीमा वाली जो बेटा लंबाई है हमारी, वो कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200, 15,200 स्थलीय सीमा की लंबाई, ठीक है। अब स्थलीय सीमा के अलावा बात करते हैं समुद्री तटीय सीमा का। मतलब यहां से लग गया ये समुद्र, गुजरात वाला हिस्सा, ये गुजरात वाला हिस्सा। जितनी समुद्री सीमा है हमारी, जितनी हमारी समुद्रीय सीमा है मेरे भाई, कितनी है? ये समुद्री सीमा है। 9 राज्य ऐसे हैं जो भारत के समुद्र से सीमा बनाते हैं। तो समुद्रीय सीमा की जो लंबाई है, समुद्री सीमा की जो लंबाई है मेरे भाई, जैसे तटीय सीमा भी बोलते हैं, सीमा की क्या है? लंबाई। वो कितने वर्ग किलोमीटर है? 6100 किलोमीटर में आती है। समुद्री सीमा की लंबाई है आपकी 6100 किलोमीटर। तटीय सीमा की लंबाई भी बोलते हैं 6100 किलोमीटर समुद्र। भारत की द्वीपों सहित कुल लंबाई कितनी है? 7516। अगर प्रश्न आता है कि भारत की द्वीपों सहित कुल लंबाई बताइए, तो 7516 है द्वीपों सहित। द्वीप आप जानते हैं, समुद्री राज्य कितने हैं हमारे भारत के? समुद्री राज्यों का भी टॉपिक आएगा, एक एक टॉपिक आएगा, चिंता ना करें। 9 राज्यों की संख्या है जो समुद्र से सीमा बनाते हैं। 9 राज्यों की संख्या है बेटा जो समुद्र से सीमा बनाते हैं द्वीपों सहित। जैसे इस साइड में कौन सा द्वीप है हमारा? लक्षद्वीप, अरब सागर में स्थित है लक्षद्वीप। और यहाँ पे कौन सा बेटा? अंडमान निकोबार।
तो द्वीपों सहित अगर काउंट कर लेते हैं तो द्वीपों सहित कितनी है, 7516 वर्ग किलोमीटर। 7516 वर्ग किलोमीटर द्वीपों सहित वर्ग किलोमीटर में लंबाई है मेरे भाई। ठीक है, कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। ये लंबाई हो गई आपकी। ठीक है बेटा, क्या हो गई, लंबाई। ये बेसिक टॉपिक है ज्योग्राफी का जो हम चर्चा कर रहे हैं आपके साथ। पूरे टॉपिक पर चर्चा करिए, ये आपने देख ही लिया पूरा टॉपिक। और इसके प्रश्न क्वेश्चन आंसर जो होंगे और जो प्रश्न अभी तक पूछे गए वो सेकंड पार्ट में कराएंगे। इसका किस में कराएंगे बेटा, सेकंड पार्ट में। जैसे आप समझ गए, यहाँ मैंने कराई दिया था 8 डिग्री 4 उत्तरी अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट तक भारत का उत्तर में अक्षांश है। जे उत्तरी अक्षांश की स्थिति है हमारे देश की, जे भारत की। ठीक है बेटा, क्षेत्रफल के आधार पर आप समझिए भारत की स्थिति और भारत के राज्यों के बारे में। ठीक है, अब इसके जो क्वेश्चन आंसर होंगे इस टॉपिक के, वो पूरे क्वेश्चन आंसर बेटा आपको कराए जाएंगे। पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे, है ना, आप चिंता ना करें, पूरे क्वेश्चन आंसर आपको कराए जाएंगे। यहाँ से ये टॉपिक हमने शुरू किया था, है ना, बेसिक टॉपिक हमने शुरू किया था। मानसूनी जलवायु होती है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी। हमारे साथ जुड़िएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बिल्कुल निःशुल्क। एसएससी जीडी एमटीएस सीजीएल पीसीएस आरओ एआरओ किसी भी स्तर तक पढ़ने के लिए आप हमारे साथ जुड़िए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। टॉपिक आपको कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं। बाकी का इसके क्वेश्चन आंसर अगली क्लास में आपको कराएंगे। सभी को नमस्कार, राधे राधे।